गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 29 अक्टूबर 2023 के जितने भी डिफरेंट न्यूज़पेपर में ऐसी न्यूज़ आई हैं जो कि प्रीलिम्स के नाते 2024 में जो प्रीलिम्स होने वाला यूपीएससी का उससे उनका कुछ रिलेटेबल है उसके लिए और या उनसे कुछ संबंध है, दिखाई देते हैं कि शायद इनमें से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो हम करने वाले हैं। तो चलिए पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पहली न्यूज़ जो है वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ILO के ऊपर। ILO के ऊपर ये बनी हुई है। तो मैं आपको सबसे पहले जो न्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ILO खुद में है क्या। तो चलिए मैं आपको कुछ इसके फैक्ट्स बता देती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ILO के हेडक्वार्टर की जब बात होती है तो पता लगता है कि ILO का हेडक्वार्टर जिनेविया में स्थित है, और जिनेविया कहाँ है? स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। तो यहाँ पे हमें ये पता है। उसके बाद जब सवाल उठता है कि ILO कब बना था, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ILO की स्थापना हुई थी 1919 के अंदर, एस्टैब्लिशमेंट 1919 के अंदर होती है, और इसको बनाया जाता है UN के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, ठीक है। और यूनाइटेड नेशंस के अंदर जब ये बनता है तो ये ट्राई पार्टी एजेंसी बनती है। यहाँ पे दिस इज़ इम्पोर्टेंट, जब मैं आपको बोल रही हूँ कि ट्राई पार्टी है तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि क्योंकि ये UN की इकलौती ऐसी एजेंसी है जो ट्राई पार्टी है। ट्राई पार्टी के अंदर ये किन किन लोगों को रखती है कि कैसे तीन पार्टी यहाँ पे मिलती हैं। पहली पार्टी जो होती है वो होती है डिफरेंट मेंबर्स की गवर्नमेंट। दूसरी जो पार्टी होती है वो होती है एम्प्लॉयर, यानी जो लोग आप लोगों को काम देते हैं वो एम्प्लॉयर्स। एंड थर्ड जो पार्टी होती है वो होते हैं वर्कर्स खुद में, ठीक है। तो वर्कर्स भी यहाँ पे इस पार्टी का हिस्सा है, तभी तो ये लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें मेंबर कितने हैं, तो यूएन के अंदर टोटल जो यूनाइटेड नेशंस है हमें पता है कि 193 मेंबर स्टेट्स हैं, और उन 193 कंट्रीज़ में से यहाँ पे इसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं 187 कंट्रीज मेंबर। ओके, तो 187 मेंबर स्टेट्स हैं, और इसके साथ इंडिया खुद में भी यहाँ पे इसका एक मेंबर है। तो इंडिया खुद इसका एक मेंबर बना हुआ है। अब मैं आप लोगों को द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, जो कि शायद बिल्कुल प्री के क्वेश्चन पे पहले भी आई है और आगे भी आ सकती है। तो ये रिपोर्ट्स कौन कौन सी निकालते हैं? देखिए ILO है ना, वो जो 2 रिपोर्ट्स निकालता है। पहले इसकी रिपोर्ट्स का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल आउटलुक। ओके, तो ये आप लोगों को याद रहेगा, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ये पहली रिपोर्ट है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। और इसकी जो दूसरी रिपोर्ट है उसका नाम है सोशल डायलॉग रिपोर्ट, SDR। ओके, SDR। तो ये आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से सवाल बिल्कुल बन सकता है। आपको SDR जो है वो बोलेंगे कि ये कौन निकालता है, ये अभी रिसेंट न्यूज़ में थी, बताइए। नीचे दे देंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है, सेकेंड नंबर पे दे देंगे वर्ल्ड बैंक निकालता है, थर्ड नंबर पे दे देंगे EMIF निकालती है, IMF निकालती है, और फोर्थ आपको जो ऑप्शन होगा वहाँ पे आपको दे दिया जाएगा कि IOL निकालता है। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें याद रखना पड़ेगा कि ये कौन निकालता है, ILO निकालता है। नेक्स्ट हम न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर, जिसको ATC भी बोला जाता है। आप लोगों को जब भी आप लोगों ने देखा होगा तो वहाँ पे एक टावर होता है, ठीक है, और इस टावर के डिफरेंट पार्ट है। इस टावर के अकॉर्डिंग ही इसको ACT टावर बोला जाता है। यहाँ से पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है किसी फ्लाइट की, किसी प्लेन की, वो ली जाती है और दी जाती है। तो सबसे पहले क्या है कि ये न्यूज़ में है क्यों? न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि जो एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर ATC 01/2021 बनाया गया है, ATC 01/2021, एक तरीके से आप इनका बिल मान सकते हैं, एक्ट मान सकते हैं, जैसे पार्लियामेंट में होता है। तो इन्होंने कुछ ऐसा ही अपना एक नोटिस निकाला है, और इसमें इन्होंने बताया है सर्कुलर के अंदर कि इन्होंने बोला है कि कोई भी इंसान अगर चाहे तो उनको उनकी प्रेफरेंशियल सीट मिल सकती है। यानी आपकी इच्छा है खिड़की के पास बैठने की, विंडो सीट आपको चाहिए है, तो अगर आप उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना चाहें, यानी कि आपकी मर्जी है, आप पेमेंट करेंगे तो आपको ये सीट आपके लिए रिजर्व कर ली जाएगी, आपको ये सीट दे दी जाएगी। ऐसा इन्होंने सर्कुलर निकाला है, बताया है। अब ये किस चीज़ पे लागू होता है? क्या इसमें सिर्फ आप लोगों को सीट मिलेगी? रेदर ATC जो है उसमें ये भी बताया गया है कि इसमें आपको सीट तो मिलेगी, इसके अलावा आपको फूड एंड ड्रिंक्स के लिए भी यहाँ पे चार्ज किया जाएगा, एक्सेप्ट वाटर। मतलब पानी के लिए आप पानी अगर आप पी रहे हैं, ले रहे हैं, तो उसमें आपको कोई अलग से चार्ज नहीं देना है। तो वाटर नहीं इसमें इंक्लूड होता, अदरवाइज जो फूड आप ले रहे हैं, ड्रिंक ले रहे हैं, वो सब का आपको चार्ज देना पड़ेगा। जो भी आपको, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे ओनली वेज फूड चाहिए और वेज में भी मुझे ओनली सैंडविच चाहिए, ठीक है, तो अब आपका क्या होगा कि
आपको कोई और फूड नहीं दिया जाएगा, यही फूड दिया जाएगा। लेकिन आपको सैंडविच के लिए एक तो आपको सैंडविच का पेमेंट करना होगा, और उसके अलावा हो सकता है क्योंकि आपने प्रेफरेंशियल लिया है तो आपने पहले अपने प्रेफरेंस को बता दिया है बुक करते टाइम कोई भी टिकट वगैरह, तो हो सकता है कि उसका चार्ज आपसे लिया जाए। ठीक है, तो ये इशू किसने किया है? इसको इशू किया है डायरेक्टरेट जो जनरल ऑफ सिविल एविएशन होते हैं उनके द्वारा। ATC कौन करता है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो आप लोग इसको ध्यान रख लीजिएगा कि इसमें कौन करता है? DGCA। ठीक है, तो DGCA इसको इशू करता है। नेक्स्ट हम न्यूज़ देखते हैं कार्डमम के बारे में। क्यों है न्यूज़ में? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो मानसून है उसने एक उम्मीद जगा दी है कि कार्डमम की ग्रोथ यानी कि उत्पत्ति दोबारा से की जा सकती है। कार्डमम को एक और बात वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कार्डमम जो कि इलायची होता है हिंदी के अंदर, उसको क्वीन ऑफ स्पाइसेस भी बोला जाता है। सबने कार्डमम एक ना एक बार तो जरूर अपनी चाय वगैरह दूध में कहीं ना कहीं तो जरूर खाया होगा। क्वीन ऑफ स्पाइसेस के नाम से इसको जाना जाता है। नेटिव है ये ट्रॉपिकल एरियाज़ के लिए। ट्रॉपिकल मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, वेरी शॉर्ट में आज फिर से बता देती हूँ कि ट्रॉपिकल होता क्या है। ये आप अर्थ को लगा लीजिए, क्योंकि अर्थ पूरी तरीके से गोल नहीं है, जियोइड है, यानी कि जियोइड है, वो थोड़ा बहुत अलग से थोड़ा बहुत बाहर निकली हुई है, फिर ऐसे है, ऑरेंज की शेप में है। इसके अलावा यहाँ से बीच में अर्थ के निकलता है एक इक्वेटर 0 डिग्री पे। ऊपर अगर आप जाएंगे तो आप ऊपर देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री के ऊपर। नीचे अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 पे। अगर उसके नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे एक 66 डिग्री पे होता है अर्थ की लाइन, और एक ऊपर यहाँ पे हमने फिर से बनाई हुई है 66 डिग्री पे, जिसको टेम्परेचर या फ्रिजडो माना जाता है, फ्रिज जोन। ठीक है, यहाँ पे जो ये ट्रॉपिकल है यानी कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के एरिया को, दोनों को बोला जाता है ट्रॉपिकल। तो जो भी कंट्री इन एरिया में आती है वहाँ पे, क्योंकि सन आप यहाँ पे मान लीजिए, और सन की डायरेक्ट लाइन जो है शॉर्ट वेव्स वो सबसे ज़्यादा इन ट्रॉपिक्स पे आके ज़्यादा गिरती हैं, और ऊपर जाते टाइम सन की जो रेज है वो ऐसे हो जाती हैं वाइडन, तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा गर्मी है वो ट्रॉपिक्स के एरिया में, इक्वेटर पे देखने को मिलती है। तो यहाँ की कंडीशंस अलग है एज़ कम्पेयर टू अदर। जैसे कि आप ऊपर देखेंगे 66 से ऊपर ये एरिया फ्रिज्ड एरिया होता है मोस्टली। यहाँ पे ऊपर नॉर्थ पोल है और नीचे यहाँ पे वाइट इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि स्नोई है, बहुत ठंड है। यहाँ पे साउथ पोल है। ओके, और जो ये बीच का एरिया है ये आपको मैं दिखाती हूँ रेड से, इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन, यानी यहाँ पे ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है। तो इसीलिए ये जो आप पूरा का पूरा देख पा रहे हैं, तो ये ट्रॉपिकल जो एरिया है ये इंपॉर्टेंट है कार्डमम की स्पीशीज़ के लिए, यानी कि इसको इतना टेम्परेचर चाहिए, इतना रेनफॉल चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ कि रेनफॉल कितनी होनी चाहिए, देखिए रेन भी तो वहीं पर ज़्यादा होगी ना जहाँ पर हीट ज़्यादा जाएगी, वहाँ से सिंपल सी बात है कि वाटर वेपर ज़्यादा बनेंगे, वाटर वेपर ज़्यादा बनेंगे तो फिर करंट होगा, यानी कि यहाँ से उठ के वो लोग इस तरफ जाएंगे, फिर इस तरफ जाएंगे, जो विंड्स होंगी। लेकिन टेम्परेट से भी तो आके यहाँ पे विंड्स आ रही है ना, तो वो टकराएंगे तो दोबारा नीचे जाएंगी तो यहाँ पे आके बारिश होगी, और सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिलेगी। बहुत सारे फिनोमिनाज हैं, उनमें से एक फिनोमिना मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि टॉपिक्स में हमेशा टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और बारिश भी ज़्यादा होती है। जब मैं बताऊँ आपको कि एनुअल जो रेनफॉल है यहाँ पे कार्डेमम की खेती के लिए, जो कि सिर्फ टॉपिक्स में होती है, वो हमें चाहिए होती है 1500 से लेके 4000 mm तक। ठीक है, और अगर मैं आपको फिर से बताऊं कि टेम्परेचर रेंज कितनी चाहिए, तो टेम्परेचर यहाँ पे रेंज चाहिए होती है 10 से लेके 35 डिग्री तक, कि इतना वो लोग संभाल लेंगे। ओके, 35 डिग्री सेल्सियस तक। और टाइप क्या क्या है इसमें, जैसे टाइप है यहाँ पे हर्बाकेसियस एवरग्रीन पेरेनियल ऑफ जिंजर फैमिली कंटेन्स। इसके अंदर होता क्या क्या है, तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि इसके अंदर विटामिन सी भी होता है। ज़्यादातर ये सिट्रिक फूड्स में देखने को मिलता है, लेकिन कार्डेमम के अंदर विटामिन सी होता है, मैग्नीशियम होता है, एंड जो पोटैटो जिसके लिए फेमस है पोटेशियम, वो भी यहाँ पे इसमें देखे जाता है। ठीक है, पोटेशियम भी यहाँ पे मिलता है। इस्तेमाल किस चीज़ में कर सकते हैं आप लोग, तो फूड फ्लेवर के लिए डालते हैं, बेवरेजेस में डाल सकते हैं, परफ्यूम, मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स में, इन सब चीज़ों में कार्डेमम का इस्तेमाल देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल एरियाज़ में मिलती है। ट्रॉपिकल एरियाज़ में हमें ये भी पता है कि इक्वेटर से ऊपर, क्योंकि इंडिया की लोकेशन अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं आपको रेड से दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए इंडिया जो है वो नॉर्थ हेमिस्फेयर में है, यहाँ पे इंडिया इस तरीके से बना हुआ है इस इतने रीजन के अंदर। ओके, तो इसके नीचे यहाँ पे श्रीलंका है,
ठीक है, तो श्रीलंका से नीचे है। तो ये जो कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया है, बर्मा है, श्रीलंका है, ये इसकी नेटिव प्लेस है। कार्डिमम को उगाने के सबसे अच्छे प्लेस यहाँ पे है, सबसे अच्छा टेम्परेचर, सबसे अच्छी रेनफॉल, हर चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट न्यूज़, कोयल मिनिस्ट्री MNRE कोलैबोरेशन फॉर ग्रीन एनर्जी एक्सपेंशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोयल जो है, जिसको हम लिख सकते हैं MOC, मिनिस्ट्री ऑफ कोयल, एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE, ये दोनों जो है, इन लोगों ने जॉइंटली मिल के, एक दूसरे के साथ मिल के इन्होंने एक मतलब कि सिस्टम बनाया है कि कैसे ये प्रमोट करेंगे ग्रीन एनर्जी जो है उसका एक्सपेंशन को, उसको बढ़ाने को। तो ये दोनों मिनिस्ट्री एक साथ आ गई हैं। और MOC जो है वो लैंड प्रोवाइड करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ जो कोयल है उसके पास ज़मीन है, वो लैंड देगी, कैपिटल पैसा देगी, अंडरटेक करेगी जो भी रिन्यूएबल मेथड बनाए जा सकते हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी होता क्या, ग्रीन एनर्जी होता क्या है, वो एनर्जी जिसको हम, एक तो ग्रीन से मतलब सिंपल सा यही है कि जो क्लाइमेट को इफेक्ट ना करे, पोल्यूशन ना फैलाए, ठीक है। अलग अलग तरह की एनर्जीज होती है, ग्रे होती है, ब्लू होती है, ग्रीन होती है। और सेकेंडली इससे ज़्यादा कि रिन्यूएबल होगी। रिन्यूएबल होगी तो क्या मतलब है कि वो दोबारा से बन सकती है, सोलर एनर्जी है, ओके, सॉरी, हाँ यहाँ पे दोबारा आ गए हैं। सोलर एनर्जी जैसे देखने को मिलती है, विंड एनर्जी जैसे देखने को मिलती है, आजकल तो ग्रीन हाइड्रोजन बनना शुरू हो गया है, मिथेन से एथेनॉल जो है उसको बनाया जा रहा है। तो ऐसी ऐसी एनर्जीज डिफरेंट डिफरेंट जो है। एथेनॉल हमें पता है कि फूड से ये स्टार्ट होता है। सबसे पहले इसका जो इंडिया के अंदर लगा था वो बिहार में लगा था इसका प्लांट। तो ये सब एनर्जीज जो है वो ग्रीन एनर्जी के अंदर आ जाती हैं। और इसके सपोर्ट के लिए ये दो जो मिनिस्ट्रीज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये मिलकर एक दूसरे के साथ काम करने वाली हैं। और इनकी फंक्शनिंग किसके थ्रू होगी, यानी कौन इनके ऊपर ध्यान रखेगा, कौन इनका काम करने में मदद कराएगा, तो वो है NISE। तो व्हाट इज़ नाउ दिस NISE? NISE होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, ओके। नेक्स्ट न्यूज़ ये है पिलोसोर। देखिए जो आप फोटो देख पा रहे हैं ना, ये ऑस्ट्रेलिया के एक म्यूजियम से लिया गया है। तो ये पिलोसोर जो था वो एक फॉसिल है, 170 मिलियन ईयर ओल्ड एंशंट मैराइन, यानी कि जो कि समुद्र में होते हैं, उनका एक ये फॉसिल्स मिले हैं अभी। अगर मैं आप लोगों को इसको बताऊं कि ये किसके साइमल्टेनियस हो सकते हैं, तो अगर अंदाज़ा लगाए तो ये शायद डायनासोर के टाइम पे इन अर्थ के ऊपर मिलते थे, ठीक है। लेकिन ये लोग पानी में होते थे, मेराइन पे होते थे, मेराइन के अंदर होते थे। और ये एक ओशन ड्वेलिंग रेप्टाइल है, रेप्टाइल की स्थिति में देख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे ऐसे चलता है तो इसीलिए ये लोग ओशन के अंदर ही रहते थे। छोटी छोटी गर्दन, आप देखिए गर्दन बिल्कुल है ही नहीं, बहुत छोटी नेक्स है इनकी। अगर मैं आप लोगों को इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बता देती हूँ तो ठीक है, बहुत छोटी है, लेकिन स्कल इसका काफ़ी बड़ा है, राइट। नेक के कंपैरिजन में स्कल बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। और ये 200 मिलियन ईयर पहले ये लोग जो है आए थे धरती के ऊपर, लेकिन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाग मानते नहीं थे, मतलब मरीन के अंदर थे, लेकिन माइनर साथ इनका जो कंपोजिशन था वो वहाँ पे देखने को मिलता था। फिर सडनली कुछ ऐसा चेंज होता है वाटर के अंदर कि सडनली ये इतने बड़े बड़े बनना शुरू हो जाते हैं, प्रेडेटर्स बनना शुरू हो जाते हैं, खाने लग जाते हैं फिशेज़ वगैरह को, और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ख़त्म होते चले जाते हैं। इनसे पहले जो लार्ज बॉडीड पिलोसोर था, लास्ट जो हमने देखा गया कि सबसे पुराना जो था, उसको जाना जाता है लोरानोसोरस के नाम से, लोरानोसोरस के नाम से, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे स्पेलिंग देख सकते हैं लोरानोसोरस की। और ये एक एसोसिएशन, मतलब स्केल्टन की तरफ से हमने इसको बताया कि ठीक है ऐसा होता था। तो मतलब बेसिकली इससे सवाल में क्या आ सकता है, इतना सब कुछ मैंने बताया। बेसिकली बस आपको ये याद रखना है कि पेलियोसोर्स जो है वो मेरीन बेस्ड है, रेप्टाइल है क्या, बस ये आपको फोटो के हिसाब से आपको याद रहेगा। कितने बड़े बड़े दांत इसके दिखाई दे रहे हैं, इसकी टांगे देखिए आप कैसे फिशेस की तरीके से, इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर से इसकी छोटी सी पूंछ है पीछे, स्ट्रक्चर में फिर से नेक इसकी बहुत छोटी है। तो इसमें से ऐसे एक सवाल बन सकता है, तो वो थोड़ा सा आपको याद रखना है। और नेक्स्ट हम न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज एजेक्टा हालो। तो जब ये आप देखिए फोटो आपको दिख रही है, यहाँ पे अर्थ दिखाई दे रही है, ठीक है, दिस इज अर्थ। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको कहाँ से देख सकते हैं हम अर्थ को? ऐसे पहली बात तो हम देख सकते हैं ऐसे मून से, ओके। तो ये मून के ऊपर है। मून के ऊपर क्या है? विक्रम लैंडर है, चंद्रयान 3 का। तो जब ये विक्रम लैंडर ने एक सॉफ्ट लैंडिंग की थी ना मून के ऊपर, तो वहाँ से बहुत सारी डस्ट निकल के आई थी,
ठीक है, डस्ट का प्रोडक्शन हुआ था, बहुत सारी डस्ट ऊपर उठती है और उसकी वजह से एक ब्राइट सा पैच बन गया है मून के ऊपर, जिसको हम देख पा रहे हैं। अगर आप अभी ध्यान से मून को देखेंगे तो कहते हैं ना कई बार कि मून के अंदर दाग है, तो ऐसा ही एक ब्राइट पैच अब ज़्यादा देखने को मिल रहा है, एक नया दाग बन गया है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी डस्ट जो है वो रेस हो चुकी है और वो अभी हवा में लगातार है और वो रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, अगर उसके ऊपर लाइट डालोगे तो वो आपको रिफ्लेक्ट करके देगी और स्पेस क्राफ्ट के ऊपर भी अराउंड वो अब लोग रिफ्लेक्टेंस देख सकते हैं, जितने भी स्पेस क्राफ्ट सैटेलाइट्स वगैरह हैं ऊपर जो उसके अराउंड घूमती हैं। तो इसी का नाम रखा गया है इजेक्टा हेलो। क्या नाम से जाना गया है? इजेक्टा हेलो। तो बिल्कुल ये सवाल आ सकता है चंद्रयान 3 से, इतना इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, इतना इम्पोर्टेंट साइंस एंड टेक के अंदर देखने को बिल्कुल इसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है, तो ध्यान से इसको समझ लीजिए। अगर मैं आपको बताऊं कि क्या निकला है, देखिए बहुत सारी की मतलब कि सोयल जो है बहुत तरीके की होती है, उसी सोयल में से एक जो डस्ट है जो यहाँ पे मिलता है, लगभग 2.6 टन्स का डस्ट जो कि रिगोलिथ है, वो यहाँ पे उठा हुआ दिखता है, रिगोलिथ टाइप ऑफ सोयल से, ठीक है, डस्ट से। और बहुत सारा एरिया, ऑलमोस्ट 108.4 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है लैंडिंग साइट के पास से, वहाँ पे ये डिस्प्लेस्ड हो गया है, उसके आसपास हो गया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसा कोई इजेक्टा हालो का जो फिनोमिना है वो देखने को मिला है। बहुत सारी लूनर लैंडिंग्स हुई है लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला है। नेक्स्ट हम चलते हैं बीटी लेग्यूअस स्टार। तो व्हाट इज़ बीटी लेग्यूअस स्टार? देखिए ये जो हमारी एक सैटेलाइट्स है ना साइंटिस्ट ने, तो मेटिस SI, देखिए मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, MATISSE। व्हाट इज़ दिस मेटिस्टिस? तो ये है एक्चुअली में मल्टी अपर्चर मिड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो मिड इंफ्रारेड यानी कि इंफ्रारेड जो होंगी, इंफ्रारेड यूज़ की जाएंगी, स्पेक्ट्रोस्कोपिक है, आप बहुत दूर का इसको देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट हमें पता ही है, इंस्ट्रूमेंट यानी कि जिसके द्वारा देखा जा रहा है, मल्टी अपर्चर है, आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ देख सकते हो। उसने ये फाउंड किया है साइंटिस्ट को कि एक जो ये बेटेल्गीयूज़ स्टार जो है वो एक्चुअली में डिम हो रहा है। ये पहले बहुत ब्राइट होता था, बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता था, पूरे आपको पता है हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें ये सेकेंड ब्राइटेस्ट स्टार है। ओके, वन ऑफ द वेरी ब्राइटेस्ट स्टार ये है। आप देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि कैसे छोटे छोटे स्टार दिखाई देते हैं। आप रात को आसमान में देखेंगे भी तो आपको 2, 3, 4 स्टार ऐसे जरूर दिखेंगे, जैसे सप्तऋषि दिखेगा, 7 स्टार्स दिखेंगे जो कि पर्टिकुलरली दिखाई देते हैं, कभी कभी सीजन के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि वो दिखते ही हैं। और आपको फिर ये जो सबसे एक बड़ा होता है ये हमेशा दिखता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम। आप रात को आज एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसकी लाइट छोटी हो रही है, धीमी हो रही है, कम दिखाई दे रही है। कारण क्या है? कारण यही है कि बहुत सारा डस्ट है, ठीक है, और ये वो वाला डस्ट नहीं है इजेक्टा होलो वाला, दैट इज़ डिफरेंट, वो मून पे ही है। बस ये जो डस्ट है एटमॉस्फेयर के अंदर, ये नॉर्मली जो मान लीजिए जैसे कि क्लाउड वगैरह है कोई, या मोनोऑक्साइड है, फॉर्म ऑफ सिलिकॉन की वजह से ये ऐसा डस्ट बन गया है, एक दूसरे के साथ मिल के ब्रस्ट हो गया है, सिलिकॉन मोनोऑक्साइड बन चुका है ये वहाँ पे, और इसी वजह से ये उसके सामने है, तो अर्थ से उसको देखे जाना, उसकी लाइट को देखे जाना मुश्किल हो गया है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना प्रोमिनेंटली वो दिखाई नहीं दे रहा है जितना पहले दिखाई देता था। ऑलमोस्ट ये स्टार जो है वो 7,500 से 14,000 ज़्यादा ब्राइटर है सन के मुकाबले। ठीक है, अगर इसको कंपेयर किया जाए तो वेरी वेरी, मतलब पहला जो है वो हमें देखने को मिलता है ओरियन जो है वो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार है। ओके, ओरियन उसके पहले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे क्या आता है? दूसरे नंबर पे हमारा ये आता है बेटेल्गीयूज़ स्टार, और ये एक बहुत बड़ा सुपर जायंट स्टार है। वैसे तो ये अगर थोड़ा सा आप इसको ध्यान में देखेंगे तो आपको हो सकता है कि ये रेड कलर में दिखाई दे, हल्का सा इसमें रेडिश कलर है। और अगर आप इसका डिस्टेंस देखेंगे कि अर्थ से इसका डिस्टेंस कितना है, तो वो 643 लाइट ईयर्स, इतना ज़्यादा 643 लाइट ईयर ये अर्थ से दूर पड़ता है। ओके, आई थिंक ऑलमोस्ट हो गया। जब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या थी उसमें प्रीलिम्स के लिए कि ये सेकंड मोस्ट
ब्राइटेस्ट स्टार है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज हमारा बन्नी फेस्टिवल। तो ये बन्नी फेस्टिवल जो है ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट जो आंध्र प्रदेश की है वहाँ पे देवार गत्तू, यहाँ पे हर बार ये मनाया जाता है विजयदशमी को, यानी कि दशहरे के दिन के अंदर। और बन्नी फेस्टिवल जो है ये एक स्टिक फाइटिंग फेस्टिवल है। क्यों है, यानी कि लकड़ियों के साथ लोग जो है स्टिक्स के साथ एक दूसरे से लड़ाइयाँ करते हैं। न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इसके अंदर कुछ लोगों की डेथ हो गई थी और मतलब कि इंजरी हुई है लोगों को। ऑफ कोर्स आप डंडियों से स्टिक्स के साथ एक दूसरे के साथ मार रहे हो तो ऐसा ही होगा। बनाया इसलिए जाता है कि क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो लॉर्ड शिव जी थे, यानी कि जिनका नाम आंध्र प्रदेश के अंदर लॉर्ड माला मलेश्वर स्वामी है, उन्होंने गॉडेस पार्वती के लिए एक डीमन से, एक राक्षस से लड़ाई की थी जिनको मन्नी एंड मल्लासुर बोला जाता है, और उनको उन्होंने स्टिक्स के पीट के उनसे वो जीत प्राप्त की थी। तो इसी के लिए ट्रबल से बचाया था उन्होंने जो देवार गत्तू का जो मतलब कि रीजन है कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ के लोगों को। इसीलिए आज भी इसको मनाया जाता है, हर साल इसको मनाया जाता है। और भी जगह इसको मनाया जाता है, जैसे माला मालेश्वरा टेम्पल जो है उसके मोस्टली सबसे बड़ा मेन सेंटर वही है इसका, जो कि बॉर्डर पे सिचुएटेड है आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के। और आई डोंट थिंक कुछ और बताना रह गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, गोदावरी बर्ड सेंचुरी। तो बहुत सारे एक्चुअली न्यूज़ ये है कि ये जो गोदावरी बर्ड सेंचुरी आप देख पा रहे हैं ये कर्नाटका के अंदर है। ठीक है, आप देखिए लैंग्वेज भी यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये कर्नाटका के अंदर देखने को हमें मिलता है और इसके अंदर अभी बहुत सारे बर्ड्स की जो है वो डेथ हो गई थी। इंपॉर्टेंट नहीं है, हर चीज़ें फिर से बताती हूँ, इतना डीप में नहीं जाना, मेंस का आंसर यहाँ पे तैयार नहीं करना। तो फैक्ट हम देख लेते हैं कि गोदावरी बर्ड सेंचुरी जो है वो सोरभा तालुक, ठीक है, तालुक, ये भी याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है, जस्ट फॉर आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि ये जो सोरभा तालुक है वहाँ पे ये है। और डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटका की वो जिस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो भी एस से बनती है, जिसका नाम है शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट। ओके, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के अंदर। यहाँ की जो मेन बर्ड्स की स्पीशीज़ है जो यहाँ पे अपना नेस्ट बना के रहती है, उनमें से एक जो स्पीशीज़ है वो है वाइट इबिस, और दूसरी जो है वो है स्नेक बर्ड्स। ठीक है, तो ये हो सकता है कि आपके क्वेश्चन के अंदर आ जाए, क्योंकि ये डिस्टिंक्शन इस कॉमन नेम नहीं है ना। आप देखिए कैसा नेम है। अगर और किसी आपको बताऊं मैं इन दोनों को छोड़ के, तो यहाँ पे आप लोगों को स्पून बिल्स नाम के बर्ड्स की स्पीशीज़ देखने को मिलती है। इसके अलावा हमें डक्स यहाँ पे मिल जाते हैं। ओके, और उसके अलावा लास्ट में हमें यहाँ पे हेरोन्स भी मिल जाती हैं। तो ये सब यहाँ पे मिलती हैं और इसीलिए यहाँ पे ये इसको बर्ड सेंचुरी को बनाया भी गया ताकि जो बर्ड्स है उनका प्रिजर्वेशन किया जा सके। नेक्स्ट प्लेसेस इन न्यूज़, हम लास्ट हमारी जो आज की न्यूज़ है उस पर पहुँच चुके हैं। तो आज की जो प्लेस है न्यूज़ में है वो है बेरिंग सी। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि एक अभी रिसेंट एक स्टडी की गई थी और उसमें ये बताया गया कि कैसे जो बेरिंग सी की आइस है वो लगातार डिक्लाइन कर रही है, कम होती जा रही है, और वाइल्ड फायर के जो हजार्ड है नॉर्थ ईस्ट चाइना के अंदर वो इसकी वजह से बढ़ रहे हैं। यानी कि वाइल्ड फायर क्या होती है कि आपके फॉरेस्ट है, वाइल्ड एरिया है और उसके अंदर आग लगी है ड्यू टू टेम्परेचर, राइट, टेम्परेचर ज़्यादा है। फिर आइस मेल्ट क्यों होती है, बेरिंग सी से आइस जो है वो मेल्ट कर रही है। क्यों हो रही है, आइस कम हो रही है, अगेन ड्यू टू टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर है तो उसको मेल्ट करवा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब बेरिंग सी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये क्या कर रहा है ना कि बेरिंग सी जो है एक मार्जिनल सी है, ये मार्जिन पे डिपेंड करता है, दो कॉन्टिनेंट्स को एक साथ काइंड ऑफ मिलाता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स एक कॉन्टिनेंट है, दूसरा यहाँ पे एशिया का कॉन्टिनेंट है। देखिए रशिया से कैसे ये लैंड एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं बिल्कुल, लेकिन जो बेरिंग स्ट्रेट है वो इसको अलग अलग करती है। ओके, तो आप लोग देखिए कैसे इन दोनों को बहुत दूर दूर दिखाया जाता है जब मैप पे हम देखते हैं, लेकिन ये लोग कितने पास है। तो ये बेरिंग स्ट्रेट है, इसके नीचे यहाँ पे बेरिंग सी है, ऊपर यहाँ पे चुनचाई सी है और उसके ऊपर आर्टिक ओशन शुरू हो जाता है। इसके साइड में यहाँ पे आसपास एक ब्योलफोर्ड सी भी देखने को मिलता है, गल्फ ऑफ अलास्का है यहाँ पे, पैसिफिक ओशन यहाँ से इसके बेरिंग सी के नीचे है। तो ये इसके पॉलिटिकल थोड़ी सी बाउंड्रीज हैं और इसका बॉर्डर जो है वो यूएस से, कामचक्टा पेनिनसुला रशिया का जो है वो उन दोनों से इसका बॉर्डर लगता है। और एक आइलैंड ट्यून जो ये आप देख पा रहे हैं, आइलैंड की ये चैन दिख रही होगी आपको, दिस चैनल आइलैंड्स, इसको बोला जाता है एलियोटियन आइलैंड्स।
LEOALEUTIAN, एलियोटियन आइलैंड्स चेन। तो ये भी इसकी बाउंड्री जो है वो लगती है, बॉर्डर जो है लगता है। ये कनेक्ट करता है चुकुची सी को आर्टिक सी से, जब बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू, ठीक है। आप देखिए ना, एक चुकुची सी है यहाँ पे, ये इसको कनेक्ट कर रहा है आर्टिक सी के साथ। और इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो यहाँ पे देखने को मिलता है बोवरस बेसिन, ठीक है। तो बोवरस जो बेसिन है, BOWERS, बोवरस बेसिन, ये यहाँ का डीपेस्ट पॉइंट है। और अर्थ का सबसे बड़ा डीपेस्ट पॉइंट क्या है? मैरीना ट्रेंच, मैरीना जो ट्रेंच है। और ट्रेंच क्यों बनते हैं ये लोग आप अपने होमवर्क में आज की तरफ से लेके जाइए कि हाउ ट्रेंच आर बीइंग फॉर्म।